जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखते हैं कि एक कंसेप्ट, एक कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है। इसके थ्रू आज हम लोग कुछ कंसेप्ट को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये जो लिखा हुआ है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। आपको यह बतलाना है कि ये जो ब्लैंक है यहाँ पर, इस ब्लैंक में क्या आएगा। आपको बतला दें, यहाँ पर प्रीपोजिशन ही आएगा। आपकी सुविधा के लिए बतला देता हूँ कि यहाँ पर एक प्रीपोजिशन ही आएगा। अब आपको बतला देना है कि कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, या आएगा भी या नहीं आएगा। जस्ट आपके पास 10 सेकेंड का समय है, इसको देखिए और देखकर बतलाइए कि यहाँ पर कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन का यूज होगा भी या नहीं होगा। जल्दी से देखकर हमको बतलाइए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं, आप गौर कीजिएगा कि यहाँ जो चारों सेंटेंस लिखा हुआ है, इस चारों सेंटेंस में एक वर्ड कॉमन है। इस चारों सेंटेंस में एक वर्ड कॉमन है, और वो वर्ड यहाँ पर देखिए, ये मैरिड लिखा हुआ है। यहाँ भी मैरिड है, यहाँ भी मैरिड, ये चारों जगह, हर जगह देखिएगा यहाँ पर मैरिड लिखा हुआ है। अब हमको ये पता लगा लेना है कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। और मैरिड लिखा हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सीता लिखा हुआ है, ये यहाँ पर सीता लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पर नाउन है। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर सेंटेंस में कहीं भी किसी नाउन का यूज होता है या किसी प्रोनाउन का यूज होता है, तो वो दो ही चीज का काम करता है, या तो वो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। फिर से बतला रहे हैं, यदि किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है, तो वह सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ठीक है ना। बस आप ये जान लीजिए कि ये या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर किसी सेंटेंस में किसी नाउन का यूज हो जाए, अगर किसी सेंटेंस में किसी नाउन का यूज हो जाए या किसी प्रोनाउन का यूज होगा, अगर इन दोनों में से किसी का यूज हो जाएगा, तो ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। इसी दोनों में से किसी चीज का यूज हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, यहां भी ये नाउन का प्रयोग हुआ है, सीता आपका नाउन है, तो ये या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट हर जगह देखिए यहाँ पर रोहन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो सीता है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट दो ही चीज का होता है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। फिर से बतला रहे हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग दो ही जगह होता है। अगर कहीं पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो या तो कोई वर्ब होता है या कोई प्रीपोजिशन होता है। इसी दोनों के बाद, वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो यहां पर हमको ये देखना है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यहां पर क्या आएगा उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग एक चीज को देखते हैं। यहां पर देखिए, ये मैरिड लिखा हुआ, मैरिड का यूज किस तरह से होता है सेंटेंस में, हम लोग ये देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी सेंटेंस में मैरिड लिखा हो, अगर सेंटेंस में कहीं भी मैरिड लिखा होता है, तो मैरिड का यूज सेंटेंस में दो तरह से होता है। अगर सेंटेंस में कहीं भी मैरिड लिखा हुआ रहे, तो मैरिड का यूज सेंटेंस में आपका दो तरह से होगा। मैरिड आपका वर्ब होता है, मैरिड आपका वर्ब होता है, और मैरिड आपका एडजेक्टिव भी होता है, दोनों चीज होता है। फिर से समझिएगा, मैरिड जो होता है वो सेंटेंस में वर्ब भी होता है और मैरिड आपका एडजेक्टिव भी होता है, दोनों चीज होता है, ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए, एक कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर कहीं भी कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अगर कहीं भी कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और सब्जेक्ट के बाद अगर कहीं पर कोई बी वर्ब लिखा हुआ रहे, या सब्जेक्ट के बाद अगर कहीं पर कोई गेट वर्ब लिखा हुआ है, बी वर्ब या गेट वर्ब लिखा हुआ रहे। फिर से समझिए, अगर कहीं भी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद कोई बी वर्ब हो, बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, ये सब बी वर्ब होता है, ठीक है। गेट वर्ब, तो इसके बाद आपका एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपका एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। कल के क्लास में भी हमने बताया था कि इसके बाद आपका एक कॉम्प्लीमेंट आता है, और वो कॉम्प्लीमेंट आपका एडजेक्टिव होता है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर सब्जेक्ट के बाद कोई बी वर्ब लिखा हुआ रहे, बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब बी वर्ब होता है, या सब्जेक्ट के बाद कोई गेट वर्ब लिखा हुआ रहे, तब उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। क्लियर। अब एक बात समझिए, देखिए यहां पर देखिए, ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है, ये रोहन जो लिखा हुआ ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब है। लेकिन ये वाला पोर्शन देखिए, यहां पर ये बी वर्ब है।
अगर ये बी वर्ब है, ये आपका बी वर्ब है, ये बी वर्ब है, तो ये वाला मैरिड जो लिखा हुआ है ये मैरिड आपका एडजेक्टिव है। फिर से समझिएगा, ये ऊपर वाला मैरिड देखिए आपका वर्ब है, लेकिन नीचे वाला मैरिड जो है आपका एडजेक्टिव है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ये मैरिड आपका एडजेक्टिव है। उसी तरह से देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो ये वाला जो मैरिड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला मैरिड आपका यहाँ पर वर्ब है, लेकिन ये वाला मैरिड जो लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है, तो समझिएगा, ये वाला आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ये दोनों मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है। लेकिन ये वाला मैरिड जो लिखा हुआ है, ये दूसरा और तीसरा में जो मैरिड लिखा हुआ है, ये मैरिड आपका एडजेक्टिव है। अब किन्हीं के दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर क्या ये पैसिव नहीं है, ये पैसिव वॉइस भी तो हो सकता है, ये मैरिड, ये दोनों सेंटेंस, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, क्योंकि बी वर्ब के बाद जब भी3 आता है तो वो आपका पैसिव वॉइस भी बनता है। तो बिल्कुल बनता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मैरी वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। फिर से बतला रहे हैं, मैरी वर्ब का पैसिव नहीं बनाया जाता है। और ऐसा क्यों होता है फिर कभी किसी क्लास में बतला देंगे, बस अभी आप शॉर्ट में ये जान लीजिए कि मैरी वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये जो मैरिड लिखा हुआ है, ये दोनों मैरिड, ये आपका एडजेक्टिव है, ये पैसिव नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है। क्लियर? तो यहां से क्या क्लियर हो गया, यहां से ये क्लियर हो गया कि मैरी का यूज दो तरह से होता है, वर्ब के रूप में भी होगा और मैरिड का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर कभी भी सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब या गेट वर्ब रहे तब उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। बी वर्ब या गेट वर्ब का मतलब गेट, गॉट, गॉटेन, ये सब आप पढ़े, गेटिंग हो गया, गेट्स हो गया, ये सब गेट वर्ब होता है। ठीक है, तो अगर बी वर्ब सब्जेक्ट के बाद कोई बी वर्ब रहे या सब्जेक्ट के बाद कोई गेट वर्ब होता है तब उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एक बात और समझिएगा, ठीक है ना, अब एक बात और समझिएगा, मैरिड देखिए यहाँ पर मैरिड वर्ब है और यहाँ पर मैरिड एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अगर मैरिड जब वर्ब का काम करता है, अब इंपॉर्टेंट बात बतला रहे हैं, अब आप इंपॉर्टेंट चीज में जा रहे हैं, जब भी मैरिड वर्ब का काम करता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है। फिर से बतला रहे हैं, मैरिड जब वर्ब का, मैरिड का प्रयोग यूज जब वर्ब के रूप में होता है तब ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या हमने बतलाया, हमने ये बतलाया कि मैरिड का प्रयोग, जब भी मैरिड का प्रयोग वर्ब के रूप में होगा तब ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और ट्रांजिटिव वर्ब होने के कारण इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, नो प्रीपोजिशन। ध्यान दीजिएगा, मैरिड का प्रयोग जब वर्ब के रूप में होता है तब यह ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब होने के कारण इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए ये मैरिड वर्ब है तो यहां पर किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, यहां भी मैरिड वर्ब है तो यहां भी किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब भी मैरिड का यूज एडजेक्टिव के रूप में होता है, मैरिड का यूज जब एडजेक्टिव के रूप में होता है तब उसके साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशन। तो यहां पर आपका ये आ जाएगा टू और यहां पर आ जाएगा टू आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए क्या हमने सीखा, हमने ये सीखा कि अगर मैरिड का यूज वर्ब के रूप में हुआ है तब मैरिड आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा, अगर मैरिड का यूज एडजेक्टिव के रूप में हुआ हो तब इसके साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। और एक बात अपने दिमाग में एकदम बिल्कुल प्रेशर कुकर के ढक्कन की तरह फिट कर लीजिए कि मैरिड के साथ विथ का प्रयोग कभी नहीं होता है, मैरिड के साथ विथ का प्रयोग कभी नहीं होता है, कभी नहीं मतलब कभी नहीं। ऐसा नहीं होता है कि लड़का किसी लड़की से शादी करे तो कोई प्रीपोजिशन नहीं, लेकिन लड़की अगर लड़के से शादी करे तो वहां विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, जेंडर के अनुसार प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, लड़का है तो कोई और प्रीपोजिशन, लड़की है तो कोई और प्रीपोजिशन, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या सीखा आपने, आपने ये सीखा कि मैरिड के साथ विथ का प्रयोग कभी नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा, अगर कभी भी मैरिड लिखा हुआ है, अगर कभी भी मैरिड लिखा हुआ है और मैरिड के साथ अगर विथ लिखा हुआ रहे तो समझ जाइए कि ये गलत है, मैरिड के साथ विथ का प्रयोग कभी नहीं होता है। ठीक है, मैरिड के साथ या तो किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, यदि ये वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है तब इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अगर मैरिड का यूज एडजेक्टिव के रूप में हुआ है तब इसके साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा।
क्लियर, इतना बात याद रखिएगा। और अगर बी वर्ब कहीं भी लिखा हुआ है या गेट वर्ब लिखा हुआ है, तब उसके बाद अगर कोई आएगा तो आपका एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका वर्ब था तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, कोई प्रीपोजिशन नहीं। ये भी आपका वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं। लेकिन ये वाला मैरिड और ये वाला मैरिड दोनों एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये आपका मैरिड का कंसेप्ट था। अब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, जो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, एग्जाम में मैरिड से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। तो देखिए एग्जाम में मैरिड से रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम्स में मैरिड से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है द एक्ट्रेस हैज मैरिड टू अ बिजनेसमैन एंड हैज शिफ्टेड टू दुबई। कह रहा है कि वो जो एक्ट्रेस थी, वो एक्ट्रेस एक बिजनेसमैन से शादी की और दुबई में वो शिफ्ट कर गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए और 5 सेकंड के अंदर अब आपको समझ में आ क्या होगा, इसमें कहां पर गलती है। 5 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर बतलाना है। जल्दी से बता दीजिए तो इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से देखिए और बताइए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, समझिए। देखिए अगर कहीं भी ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी ये लिखा हुआ होता है, अगर कहीं पर हैज लिखा हुआ रहे, अगर कहीं पर हैव लिखा हुआ रहे और अगर कहीं पर हैड लिखा हुआ रहे और अगर इसके बाद भी3 लिखा होता है, तो समझ जाइए कि ये जो हैज हैव हैड है, ये जो हैज हैव हैड है, ये हैज हैव हैड आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और ये जो भी3 लिखा होता है, ये भी3 आपका मेन वर्ब होता है। फिर से समझिएगा, अगर कभी भी हैज हैव हैड लिखा हुआ रहे और उसके बाद भी3 लिखा हुआ रहे, तो ये हैज हैव हैड आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और ये वाला आपका मेन वर्ब होता है। देखिए यहां भी आपका हैज लिखा हुआ और यहां भी आपका भी3 लिखा हुआ, इसका मतलब ये हैज हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला हैज आपका क्या है, मेन वर्ब है। कहने का मतलब यहां पर जो मैरिड लिखा हुआ है, ये मैरिड आपका वर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, ये मैरिड आपका वर्ब है। और अभी हमने पढ़ा था कि मैरिड का प्रयोग जब वर्ब के रूप में होता है तब यह ट्रांजिटिव वर्ब होता है और ट्रांजिटिव वर्ब होने के कारण इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहां पर देखिए टू लिखा हुआ है, इस टू को आप क्या कीजिए, हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, जल्दी से इसको देखिए और देखकर बताइए इसमें कहां पर गलती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आपको जो कंसेप्ट बतलाया उसके अनुसार ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और जल्दी से आप देखकर बतलाइए इसमें कहां पर गलती है, क्या होगा यहां, जल्दी से बतलाइए। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है दे आर पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली। कह रहा है कि वे लोग राजनीतिक रूप से क्या हैं, काफी महत्वपूर्ण फैमिली हैं। दे आर पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली। वन ऑफ हिज सिस्टर्स इज अ मिनिस्टर एंड अनदर इज मैरिड विथ अ मिनिस्टर। अब एक बात समझिए, कह रहा है कि उसकी एक बहन जो है वो एक मंत्री है और उसकी दूसरी बहन जो है वो उसकी शादी एक मिनिस्टर से हुई है। फिर से इसमें कहा जा रहा है कि वे लोग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैमिली हैं और उसकी एक बहन जो है वो मिनिस्टर से उसकी शादी हुई है और दूसरी बहन की शादी उसकी एक बहन मिनिस्टर है और दूसरी बहन की शादी एक मिनिस्टर से हुई है। ठीक है, इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर वन ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पर ये वन ऑफ लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा अगर कभी भी वन ऑफ लिखा होता है, अगर कहीं भी वन ऑफ लिखा हुआ है तो वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है या वन ऑफ के बाद जो भी प्रोनाउन आता है, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल ही आता है और उसके बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब आपका सिंगुलर होता है। इस बात को याद रखिएगा कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल होता है और उसके बाद आने वाला वर्ब आपका सिंगुलर होता है। तो देखिए वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ये वाला प्लूरल है और वर्ब देखिए यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। तो ये तो आपको एक्स्ट्रा बतला दिए। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है यहाँ पर कि दे आर पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली। वे लोग जो है काफी महत्वपूर्ण राजनीतिक फैमिली हैं। ठीक है, वन ऑफ हिज सिस्टर्स, उसकी बहुत सारी बहन में से एक से ज्यादा बहन है और उसमें से एक बहन जो है वो एक मिनिस्टर है, वो ऑलरेडी क्या है, एक मिनिस्टर है। ठीक है,
एंड अनदर इज मैरिड विथ अ मिनिस्टर। अब देखिए यहां पर इज लिखा हुआ और ये आपका क्या है, बी वर्ब है। ध्यान दीजिए ये इज जो लिखा हुआ है ये आपका बी वर्ब है, और बी वर्ब के बाद जब भी ये लिखा हुआ रहता है तो ये आपका क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो देखिए यहां मैरिड लिखा हुआ है, ये मैरिड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और अभी हमने बताया कि मैरिड का प्रयोग जब वर्ब के रूप में होगा तब कोई प्रीपोजिशन नहीं, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तब उसके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। मैरिड के साथ विथ का प्रयोग कभी नहीं होता है। लेकिन यहां पर देखिए विथ लिखा हुआ, इस विथ को हटाइए और विथ के बदले यहां क्या कर दीजिए, टू कर दीजिए। सेंटेंस आपका सही, देखिए यहां पर टू लिखा हुआ, तो मैरिड के साथ यहां पर विथ का प्रयोग कर दीजिए। क्लियर। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको देखिए, समझिए। देखिए अभी हमने क्या, पहले आपको सबसे पहले ये पता लगा लेना है कि कहीं भी मैरिड आपको दिखे तो आप सिर्फ ये पता लगा लीजिए कि ये जो मैरिड लिखा हुआ है ये वर्ब है या एडजेक्टिव है। अगर ये वर्ब है तब किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, और अगर एडजेक्टिव है तब उसके साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो ये कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे, एडजेक्टिव के बारे में कैसे पता लगाएंगे। तो अभी हमने आपको बतलाया कि अगर कहीं भी बी वर्ब लिखा हुआ है, अगर कहीं भी बी वर्ब लिखा हुआ है, बी वर्ब का मतलब क्या हो गया, अगर कहीं पर इज लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है या आर लिखा हुआ है, या उसके बाद वॉज लिखा हुआ रहे, वर लिखा हुआ रहे, या अगर कहीं पर बी लिखा हुआ है, बीइंग लिखा हुआ है या बीन लिखा हुआ है, अगर ये सब लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर ये सब लिखा हुआ है और इसका यूज अगर मेन वर्ब के रूप में होने लगे, अगर इसका यूज मेन वर्ब के रूप में होने लगे, अगर इसका यूज मेन वर्ब के रूप में होने लगे, तब इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। ये कल भी हमने पढ़ा था, इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। और कॉम्प्लीमेंट तीन ही चीज होता है, या तो नाउन होता है, या प्रोनाउन होता है, या नहीं तो एडजेक्टिव होता है। क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर कभी भी बी वर्ब ये सारा होता है, बी वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है और बी वर्ब आपका मेन वर्ब भी होता है। तो बी वर्ब जब मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तब उसको हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं, तब इसको एक अलग नाम दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तब इसको हम लोग कहेंगे लिंकिंग वर्ब। कब, जब ये मेन वर्ब का काम करता है तब इसको हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब, ठीक है ना। तो जब बी वर्ब लिंकिंग वर्ब का काम करता है तब उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट तीन ही चीज, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। तो यहां पर देखिए ये वाला हैज, देखिए ये हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये हैज जो लिखा हुआ है ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो बिन लिखा हुआ है ये बिन आपका क्या है, मेन वर्ब है। तो देखिए बी वर्ब, यहां पर ये बिन क्या है, ये बी वर्ब आपका मेन वर्ब है। तो जब भी बी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तब उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो मैरिड लिखा हुआ है ये मैरिड आपका यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है, मैरिड आपका एडजेक्टिव है। और अभी हमने आपसे कहा था कि मैरिड का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में होता है तब उसके साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर आपका विथ लिखा हुआ है। तो ये विथ को यहां से हटाइए और यहां से क्या कीजिए, टू का प्रयोग कर दीजिए। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी से इसको देखिए और देखकर बतलाइए कहां पर गलती है। इस क्वेश्चन को जल्दी से देखिए और आप देखकर बताइए कि इसमें कहां पर गलती है। जल्दी से 5 सेकंड का समय है, इसको पढ़िए और पढ़कर बतलाइए, देखिए और देखकर बतलाइए कि इसमें कहां पर गलती है, ठीक है ना, एरर है। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होगा, बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का है। जल्दी से देखिए, देख लिए, अब समझिए क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इट्स अ ट्रेजेडी, कह रहा है कि यह काफी दर्दनाक चीज, यह काफी दुखांत है, यह काफी दर्दनाक चीज है, ठीक है ना, दर्द भरा है, ठीक है। कि ऑन द सेम नाइट व्हेन राहुल गॉट मैरिड विथ अंजलि, कह रहा है कि उसी रात को जिस रात राहुल की शादी अंजलि से हुई थी, ऑल ऑफ देयर रिलेटिव्स प्लंज्ड टू डेथ इन अ हॉरिफिक प्लेन क्रैश,
कह रहा है कि यह काफी दुख की बात है कि जिस रात राहुल की शादी अंजलि से हुई थी उसके सारे रिलेटिव्स एक प्लेन क्रैश में क्या हो गए थे, मारे गए थे। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने आपको कहा था, अभी हमने आपसे क्या कहा था कि अगर कहीं भी सब्जेक्ट लिखा हुआ रहे, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने कहा था कि अगर कहीं पर सब्जेक्ट लिखा हुआ रहे और सब्जेक्ट के बाद अगर बी वर्ब लिखा हुआ है या सब्जेक्ट के बाद अगर गेट वर्ब लिखा हुआ है, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ है, तब इसके बाद आपका एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। बी वर्ब या गेट वर्ब अगर कहीं लिखा हुआ है तब उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो देखिए यहां पर ये जो लिखा हुआ है गॉट, ये देखिए गेट वर्ब, ये जो क्या लिखा हुआ गॉट लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया, गेट वर्ब है। तो गेट वर्ब के बाद आपका क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। तो ये देखिए यहां पर ये जो लिखा हुआ ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो मैरिड का प्रयोग यहां पर किस रूप में हुआ है, मैरिड का प्रयोग यहां पर एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। तो आप क्या सीखे हैं कि अगर मैरिड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हो तब उसके साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर क्या लगा हुआ है, विथ लगा हुआ है। तो विथ को हटाइए और टू लिख दीजिए। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस क्वेश्चन को इसको देखिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर गुप्ता डिसऑन्ड, डिसऑन्ड का मतलब होता है अपने संपत्ति से बेदखल कर देना, डिसऑन्ड का मतलब अपने संपत्ति से बेदखल कर देना। मिस्टर गुप्ता डिसऑन्ड हिज सन, मिस्टर गुप्ता ने अपने सन को अपने संपत्ति से बेदखल कर दिया। ओनली बिकॉज, केवल इसलिए बेदखल कर दिया, ही वॉज मैरिड अ शेड्यूल कास्ट गर्ल, उसने एक एससी लड़की से, उसने एक शेड्यूल कास्ट लड़की से शादी की थी, इसलिए मिस्टर गुप्ता ने उसे अपने संपत्ति से क्या किया, बेदखल कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, यहां पर बी वर्ब लिखा हुआ, यहां मैरिड लिखा हुआ, तो मैरिड के बाद यहां पर क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, मैरिड के बाद यहां पर टू लगा देंगे। लेकिन नहीं, यहां पर मैरिड के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस वॉज को हटाएंगे और यहां पर हम लोग हैड का प्रयोग कर देंगे। इसको एडजेक्टिव नहीं, इसको हम लोग वर्ब बना देंगे। क्यों वर्ब बनाएंगे, आप पास्ट में पढ़े हुए, आप पढ़े हुए हैं, टेंस में पढ़े होंगे कि अगर पास्ट में दो काम होता है तो जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो यहाँ भी दो काम हुआ है, एक काम हुआ है संपत्ति से बेदखल करना और दूसरा काम हुआ है शादी करना, उस शेड्यूल कास्ट से शादी करना। तो आप बतलाइए पहले वो क्या किया होगा, पहले वो शादी किया होगा या पहले उसके पापा उसको संपत्ति से बेदखल किए होंगे। तो कोई भी आदमी बतला सकता है कि पहले शादी करेगा तभी जाके उसके पापा उसको क्या करेंगे, संपत्ति से बेदखल करेंगे। तो अगर पास्ट में दो काम हुआ हो तो जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये काम बाद में हुआ है, संपत्ति से बेदखल करने वाला काम बाद में हुआ है, तो ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, और ये काम पहले हुआ है तो इसको आपको पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। तो पास्ट परफेक्ट में लिखने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो आपको पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये सारा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिए, इसको देखिए, लिखा हुआ है द मैन दैट सी मैरिड विथ हिम वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड, ये लिखा हुआ है। इसको, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए, समझिए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है ना, दो सेंटेंस लिखते हैं, दो सेंटेंस लिखते हैं।
दो सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है आई नो द मैन हु हेल्प्ड यू, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने तुम्हारी मदद की। दूसरा हमने सेंटेंस लिखा आई नो द मैन हुम यू हेल्प्ड, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसकी तुमने मदद की। ये दो सेंटेंस लिखा हुआ। अब पहले इस दोनों सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। अब इस दोनों सेंटेंस को समझने के लिए हमको एक चीज और समझना पड़ेगा, और वो समझना पड़ेगा रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट। रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट। अब रिलेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं, तो ये होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं। आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन एक आपका होता है हु होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन आपका हुम होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन आपका विच होता है, और एक रिलेटिव प्रोनाउन आपका दैट होता है। ये चार आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। ये आपका चार रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और आपको पता होगा कि ये जो हु होता है, ये हु आपका सब्जेक्ट होता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन हु आपका सब्जेक्ट होता है। हुम जो होता है, ये हुम आपका ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो विच होता है, ये आपका सब्जेक्ट भी होता है और ये आपका ऑब्जेक्ट भी होता है। और ये दैट जो होता है, ये भी आपका सब्जेक्ट भी होता है और ये आपका ऑब्जेक्ट भी होता है। दोनों चीज होता है। ये आपका सबका सब रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ आपका होना ही है। रिलेटिव प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि यहां पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कहां है, तो ये वाला हु देखिए आपका यहां पर, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये वाला हुम जो है, ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये दोनों आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अब समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, हमेशा बाद वाले क्लॉज के लिए, पहले वाले क्लॉज के लिए नहीं, हमेशा बाद वाले क्लॉज के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, यहां पर ये वाला पोर्शन वर्ब है और ये वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये जो हु लिखा हुआ है, ये हु आपका सब्जेक्ट है। अभी हमने बताया हु आपका क्या होता है, सब्जेक्ट। अब देखिए ये वाला पोर्शन देखिए आपका सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन वर्ब है। तो ये जो हुम लिखा हुआ है, इस वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जो हुम लिखा हुआ है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में दो काम करता है। ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दो काम करेगा। कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वो सेंटेंस में हमेशा दो काम करेगा। कौन कौन सा काम करता है, तो एक तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है आपका कंजंक्शन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा आपका कंजंक्शन होता है, समझिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दो काम करेगा, एक तो वो कंजंक्शन होता है और दूसरा काम करता है कि ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होता है या नहीं तो ऑब्जेक्ट होता है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दो काम करेगा, सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। हमेशा ये दो काम करना ही करना है। फिर से समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दो काम करता है, या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा कंजंक्शन होगा। तो देखिए एक सेंटेंस इधर है, एक सेंटेंस इधर है, दोनों सेंटेंस को ये जोड़ रहा है, दोनों जोड़ रहा है। तो ये कंजंक्शन तो है ही और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी है। क्लियर हो गया, ठीक है ना ये बात। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं, एक सेंटेंस और लिखते हैं, ठीक है ना, एक सेंटेंस और लिखते हैं। देखिए हमने ये सेंटेंस लिखा, दिस इज द बुक विच आई बॉट इट फॉर माई ब्रदर। यह वह किताब है जिसे मैंने अपने भाई के लिए खरीदा। ये सेंटेंस गलत है। क्या कोई भी आदमी बतला सकते हैं कि इस सेंटेंस में कहां पर गलती है? कोई भी आदमी देखकर बताइए कि इस सेंटेंस में कहां पर गलती है। जल्दी से, 5 सेकंड का समय है, जल्दी से डिसाइड कीजिए तो कहां पर गलती है, इस सेंटेंस में कहां पर गलती है। कोई भी आदमी जल्दी से सोच कर बतलाइए तो। चलिए हम लोग देखते हैं, देखिए
अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो ये देखिए, ये जो व्हिच लिखा हुआ ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये व्हिच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वो हमेशा दो काम करेगा, एक काम कंजंक्शन का करेगा और एक काम या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसको भी दो काम करना है, या तो ये कंजंक्शन तो होना ही है और या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए कंजंक्शन तो है ही, एक सेंटेंस इधर है और एक सेंटेंस इधर है, ये कंजंक्शन है, ठीक है। एक काम तो कर रहा है, तो दूसरा काम क्या है कि ये या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होगा वो पहले वाले क्लॉज के लिए नहीं, जब भी होता है तो बाद वाले क्लॉज के लिए, इधर वाले क्लॉज के लिए ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, इधर वाले के लिए कभी नहीं होता है। तो ये या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, होना ही है, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज समझिएगा, यहां पर देखिए एक सब्जेक्ट आपका आई सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये वाला वर्ब लिखा हुआ और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट देखिए यहां पर लिखा हुआ है। तो ये तो ऑलरेडी यहां पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। अब ये किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? ऑब्जेक्ट दो ही चीज का होता है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए एक प्रीपोजिशन यहां पर ये लिखा हुआ है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहां पर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया। तो अब सोचने वाली बात है कि ये जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा? तो ये सब्जेक्ट कभी बन ही नहीं सकता क्योंकि आई यहां पर सब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां लिखा हुआ, तो ये किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है। अब एक कंसेप्ट समझिएगा, देखिए अब देखिए यहां पर ये जो इट लिखा हुआ है, ये इट किसके लिए आया है? बुक के लिए आया है। ये जो इट आया है इसी बुक के लिए, ये जो बुक लिखा हुआ है इसी बुक के लिए यहां पर इट का प्रयोग हुआ है, इसी बुक के लिए इट का प्रयोग हुआ है। अब कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट कहता है कि यदि किसी नाउन के लिए किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो गया हो, और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी बुक के लिए आया है, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमेशा अपने एंटीसीडेंट के लिए होता है। यहां पर हुम का प्रयोग मैन के लिए आया है, इस का भी प्रयोग मैन के लिए हुआ है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमेशा अपने एंटीसीडेंट के लिए होता है और एंटीसीडेंट ठीक बगल में कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज इस बुक के लिए हुआ है और ये जो इट लिखा हुआ है इसका यूज भी किसके लिए हुआ है? बुक के लिए हुआ। तो बुक के लिए ही दोनों चीज का प्रयोग हुआ है। इसी बुक के लिए देखिए यहां व्हिच का भी प्रयोग हुआ है और इसी बुक के लिए यहां इट का भी प्रयोग हुआ है। तो कंसेप्ट कहता है कि यदि किसी नाउन के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो गया हो, समझिएगा, यदि किसी नाउन के लिए किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो गया हो तब उसी नाउन के लिए फिर से प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर से, यदि किसी नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो गया हो तब उसी नाउन के लिए फिर से किसी दूसरे प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहां पर ये जो इट लिखा हुआ है ये क्या है? ये गलत हो गया। तो यहां से इट को क्या कीजिए? हटा दीजिए। इस इट को आपको हटाना पड़ेगा। अब सोचिए, जैसे ही हम इट को यहां से हटाएंगे, अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? गायब हो गया। अब ये व्हिच क्या बन जाएगा? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इस वर्ब का यहां पर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? तो ये आपका कंसेप्ट था, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि किसी नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो गया हो तब फिर से उसी नाउन के लिए किसी दूसरे प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहां से इट को हटाना पड़ेगा। जैसे ही हम इट को यहां से हटाए तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट गायब हो गया। अब ये व्हिच जो है इसका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब देखिए ये दोनों काम करने लगा। ये व्हिच आपका यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया, ये जो व्हिच है ये व्हिच आपका यहां पर क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। और किसका ऑब्जेक्ट बना? तो इस वर्ब का ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब देखिए दोनों काम करने लगा, कंजंक्शन भी है और आपका ऑब्जेक्ट भी है। क्लियर? अब आइए अपने क्वेश्चन पर। अब जो हमारा ये क्वेश्चन है, अब हम लोग उस पर आते हैं। देखिए, द मैन दैट सी मैरिड। अब देखिए यहां पर ये वाला देखिए, ये जो दैट लिखा हुआ है ये दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो दैट लिखा हुआ है ये दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और इसी दैट के लिए देखिए, ये जो दैट लिखा हुआ है इसी दैट के लिए देखिए यहां हिम का प्रयोग हुआ है, इसी दैट के लिए यहां हिम का प्रयोग हुआ है। और इसी दैट ये मैन है और इसी मैन के लिए देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन भी आया है, इसी मैन के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज हुआ है। फिर से समझिएगा, इसी मैन के लिए यहां ये रिलेटिव प्रोनाउन भी आया है और इसी मैन के लिए यहां पर ये हिम का भी प्रयोग हुआ है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि यदि किसी नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो गया हो तब उस नाउन के लिए फिर से किसी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए इस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो गया तो इसके लिए फिर से यहां पर किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां से हिम को आप क्या कीजिए? हटा दीजिए। सेंटेंस सही हो गया। अब ये जो दैट है इस मैरिड वर्ब का ये दैट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हमारा सेंटेंस सही हो गया। क्लियर?
एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इसको देखिए। ये आपके एसएससी का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बतलाना है कि इस ब्लैंक में क्या होगा। ये फिलर्स का है। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, जल्दी से बतलाइए। देखिए, अगर कहीं भी, समझिएगा, अगर कहीं भी किसी पॉजिटिव केस का प्रयोग हुआ है, अगर कहीं भी किसी पॉजिटिव केस का प्रयोग हुआ है, तो पॉजिटिव केस के बाद हमेशा एक नाउन आता है। पॉजिटिव केस के बाद हमेशा एक नाउन आता है। और पॉजिटिव केस होता क्या है? पॉजिटिव केस का मतलब अगर कहीं पर माई लिखा हुआ रहे, अगर कहीं पर योर लिखा हुआ है, हिज लिखा हुआ है, आवर लिखा हुआ रहे, देयर लिखा हुआ रहे, ये सब का सब पॉजिटिव केस है। अगर कहीं पर राम्स लिखा हुआ है, मोहन्स लिखा हुआ है, ये सब का सब आपका पॉजिटिव केस है। ठीक है ना, ये सब का सब पॉजिटिव केस है, यानी कि डिटर्मिनर है। तो इसके बाद हमेशा एक नाउन का प्रयोग होगा, हमेशा एक नाउन का प्रयोग होगा। तो अगर किसी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लग गया तो वो आपका डिटर्मिनर बन गया, पॉजिटिव केस बन गया। और पॉजिटिव केस के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर रीना में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो यहाँ पर मैरिज लिखा हुआ है, ये मैरिज आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, ये मैरिज नाउन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राजेश लिखा हुआ है, ये राजेश भी आपका क्या है? नाउन है। तो मैरिज भी नाउन है, राजेश भी नाउन है। दो नाउन का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। यदि होता है तो बीच में कुछ ना कुछ होगा, या तो कोई कंजंक्शन होगा या प्रीपोजिशन होगा, होना ही होना है। तो देखिए यहां पर कुछ ना कुछ आपको होना ही है। तो चारों ऑप्शन में प्रीपोजिशन ही है। तो अब कौन सा प्रीपोजिशन होगा हमको ये देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैरिज जो होता है ये साथ आने का प्रीपोजिशन होता है, और कनेक्टिविटी का प्रीपोजिशन हमेशा विथ होता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? विथ हो जाएगा। रीना की शादी जो कि राजेश के साथ हुई वॉज टुमेल्टुअस। टुमेल्टुअस का मतलब होता है एकदम शोरगुल, कोलाहलपूर्ण। इसका अर्थ होता है कोलाहलपूर्ण। काफी हो हल्ला वाला, जिसमें कि उसके शादी में होता है ना, किसी किसी के शादी में खूब हो हल्ला होता है। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि रीना की शादी जो कि राजेश के साथ हुई थी वो काफी शोरगुल भरा था। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? विथ। अब आप दिमाग में, अब आप एक चीज सोच सकते हैं कि सर अभी तो बोले थे मैरिड के साथ विथ का प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, हमने मैरिड कहा था, मैरिज कभी नहीं कहा था। हमने मैरिड कहा था। मैरिड या तो वर्ब होता है या एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहां पर मैरिज लिखा हुआ, मैरिज के साथ विथ का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर मैरिज लिखा हुआ है तब उसके साथ विथ का प्रयोग होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर मैरिड लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर मैरिड लिखा हुआ है और अगर ये मैरिड आपका वर्ब है, तब इसके साथ नो प्रीपोजिशन, तब इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पर मैरिड लिखा हुआ है और अगर ये मैरिड आपका एडजेक्टिव है, अगर ये मैरिड एडजेक्टिव है, तब इसके साथ आप टू प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दीजिए, टू प्रीपोजिशन। लेकिन अगर कहीं पर मैरिज लिखा हुआ है, अगर कहीं पर मैरिज लिखा हुआ है तो मैरिज के साथ आप विथ का प्रयोग कर दीजिए, मैरिज के साथ आप विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट था आपका, मैरिड से रिलेटेड था। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सारा कंसेप्ट आपको बेहतरीन कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है ना, एरर फ्री, किसी में कहीं भी जरा सा भी आपको एरर नहीं मिलेगा। बस जुड़े रहिए, आपको फायदा होगा। इस चैनल से जुड़े रहिए। यदि यहाँ तक आप वीडियो देख लिए तो निश्चित रूप से आपको अच्छा ही लगा होगा। ठीक है ना, तो हो सकता है तो शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।